हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार अंसारी आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ऑटोकैड के बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। तो जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ऑटोकैड सीख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत सारे बेसिक्स सेटिंग्स के बारे में जानेंगे और कौन कौन से सेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन सेटिंग्स को करना भूल जाते हैं या फिर उन्हें ये सेटिंग्स पता नहीं होते, इसलिए उन्हें ड्राइंग बनाते वक्त ऑटोकैड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो आज मैं उन्हीं सेटिंग्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से इस कंप्लीट वीडियो को देखिए और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऑटोकैड को ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑटोकैड का हर साल एक न्यू वर्जन रिलीज होता है, तो आप किसी भी वर्जन को यूज कर सकते हैं ऑटोकैड में। सारे ऑटोकैड के जो वर्जन्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनके कमांड सारे सेम होते हैं, उनके सारे जो वर्किंग मैकेनिज्म है पूरी तरह से सेम है और सारे सेटिंग्स भी उसके बिल्कुल सेम होते हैं। तो अगर मैं इस वर्जन में से कुछ सेटिंग्स कर रहा हूं और आप किसी ओल्डर वर्जन में या फिर किसी न्यू वर्जन में अगर ऑटोकैड में सेटिंग कर रहे हो तो सभी सेटिंग्स करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो सेम आपको फॉलो करने हैं। तो मैं इस वर्जन में आपको बताऊंगा, आप किसी भी वर्जन में सेम सेटिंग इसी स्टेप्स को यूज करके कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऑटोकैड का ये वर्जन है। यहाँ पर हमें मिल रहा है गेट स्टार्टेड। इस पर स्टार्ट ड्राइंग पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा एक ड्राइंग का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आपका ये ड्राइंग का पेज ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ऑटोकैड का न्यू फाइल यहाँ पर ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो हमें जो जानने की जरूरत है वो है हमारा वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस क्या होता है, तो यहाँ पर जो भी आपको नजर आ रहा है, जैसे कि ये कमांड्स नजर आ रहे हैं, नीचे कुछ कमांड लाइन वगैरह ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो ये जिस तरह का इंटरफेस हमें नजर आ रहा है इसे हम वर्क स्पेस कहते हैं। तो ऑटोकैड में क्या होता है कि अलग अलग तरह के वर्क स्पेस होते हैं। जैसे कि आप अगर 2D वर्क कर रहे हो तो 2D वर्क स्पेस होता है, 3D वर्क करने के लिए 3D वर्क स्पेस होता है। तो इस तरह के 2-3 वर्क स्पेस ऑटोकैड में अवेलेबल होते हैं जिसका यूज हम लोग अलग अलग ड्राइंग्स बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वर्क स्पेस 2D और 3D के लिए अलग अलग होता है, तो इसे चेंज कैसे कर सकते हैं हम। जैसे कि अगर हम 2D काम कर रहे हैं तो 2D का वर्क स्पेस चाहिए। इसका मतलब है हमारे सारे कमांड्स और ऑप्शंस जो है वो हमें 2D के यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। और अगर हम कोई 3D काम कर रहे हैं तो हमारा जो ये ऑप्शंस हैं ये 3D के हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इसे चेंज करना है अगर आपको, तो आपको सिंपली यहाँ पर टॉप में जाना है। देखिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन नाम का आपको ऊपर टाइटल बार में ऑप्शन नजर आएगा, बस इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको 3 वर्क स्पेस जरूर नजर आएंगे। फर्स्ट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग। तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन 2D के लिए हम लोग यूज करते हैं, 3D बेसिक्स हम लोग 3D के लिए यूज करते हैं और 3D मॉडलिंग भी हम 3D के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं चेंज करके। अगर आपके कंप्यूटर में ये नज़र नहीं आ रहा है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो सिंपल ये एरो नज़र आ रहा होगा, तो इस एरो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर वर्क स्पेस को ऑन कर दीजिए। अगर ये ऑफ होता है, जैसा कि मैं करता हूँ इसे ऑफ, तो आपको ये वर्क स्पेस का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर वर्क स्पेस को ऑन कर दीजिए, तभी ये ऑप्शन आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। 3D बेसिक्स में जाएंगे तो हमें 3D के बेसिक कमांड्स मिलेंगे जो कि ज़्यादातर हम 3D में यूज़ करते हैं। और 3D मॉडलिंग में जाएंगे तो हमारे 3D के एडवांस कमांड हमारे यहाँ पर नजर आएंगे। तो एडवांस एंड बेसिक्स कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। 2D में काम करना है तो सिंपल ड्राफ्टिंग एनोटेशन। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शंस जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि वर्क स्पेस जो यूज़ होता है जनरली 2D या फिर 3D में अगर वर्क करना है तो उसके लिए अलग अलग वर्क स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट जो सेटिंग थी, ये हमें मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है कि जो वर्क स्पेस में हमारे जो ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ड्रॉ टूलबार, मॉडिफाइड टूलबार, इसे हम लोग रिबन बोलते हैं। ये जो है ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है और इस रिबन में बहुत सारे टूल बार्स हैं, जैसे ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेट, लेयर्स, और उन टूल बार्स में अलग अलग ऑप्शन हमारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
तो इन टूल बार्स का क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ड्रॉ में यहाँ पर हमें इतने सारे कमांड्स नजर आ रहे हैं और एक्स्ट्रा कमांड जो है वो हमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कमांड्स हमें नजर आएंगे। ये सारे ड्रॉ टूलबार के कमांड्स हैं। तो कुछ कमांड्स ऊपर बड़े नजर आएंगे और कुछ कमांड हमें नीचे यहाँ पर क्लिक करने पर नजर आएंगे। इसी तरह मॉडिफाई में, इसी तरह एनोटेशन में, लेयर्स में, ब्लॉक्स में, इस तरह से अलग अलग में आपको एक्स्ट्रा कमांड्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको अगर कोई कमांड ऊपर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली इसके अंदर जाके देख सकते हो कि यहाँ पर कोई कमांड अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो रिबन एरिया है या फिर यहाँ पर जो है ये इसे हम फाइल टैब बोलते हैं, ये जो है इसे हम प्लस करके यहाँ पर एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस प्लस पे क्लिक करके। यहीं से हम फाइल्स को बंद भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है फाइल टैब है, यहाँ पर आपका व्यू क्यूब है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपका कमांड लाइन है। ये सब आपको बेसिक थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो ये सब अगर कोई भी इसमें से हाइड हो जाता है, मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा, ये कमांड्स कोई भी नज़र नहीं आ रहे या फिर कोई टूल बार नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो मेन रिबन है, ये जो रिबन है यही हमें नज़र नहीं आ रहा है, हमें बिल्कुल ये रिबन नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। रिबन को ऑफ करने के लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर सकता हूँ, देखिए, और फर्स्ट टाइम क्लिक करूँगा, फिर सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। पूरी तरह से देखिए रिबन यहाँ पर गायब हो गया है। पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा और वापस आ जाने पर गायब हो जाएगा। ये पूरी तरह से मतलब डिलीट नहीं हुआ है ये रिबन। आप जब भी क्लिक करोगे तभी ये शो करेगा, बाद में ये हाइड हो जाएगा। तो ये आपको डिस्प्ले जो एरिया है, आपके ड्राइंग का एरिया, वो बड़ा प्रोवाइड करने के लिए ये आप इस तरह से छोटा कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एरो। तो इस एरो का यूज़ करके अगर फिर से आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो रिबन है बड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा। इससे आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे इसमें आप सारे कंप्रेस हो जाएंगे आपके जो कमांड टूल बार्स हैं। और एक बार क्लिक करता हूँ और भी छोटा हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ टूल बार और भी छोटा हो जाएगा, सिर्फ लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप छोटा कर सकते हो या फिर कभी कभी छोटा हो जाता है। तो याद रखिए कि अगर आपके स्क्रीन में ये एरो नजर आ रहा है तो इस पर सिंपली क्लिक कीजिए 1-2 बार, तो आपको सारे आपकी कमांड्स नजर आने लगेंगे। अगर आपका ये जो एरो है ये भी गायब है, मतलब ये भी आपको अगर नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? तो सिंपल मैं पहले इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो इसे क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रिबन क्लोज नाम का ऑप्शन आ रहा है, देखिए। तो रिबन क्लोज, यहाँ पर हमारा देखिए रिबन जो है वो ऑफ हो चुका है। और अगर आपका यहाँ पर कमांड लाइन भी ऑफ करना है तो इसे भी मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर गायब हो चुके हैं। तो सबसे सिंपल ऑप्शन है कि अगर आपका यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्कस्पेस नज़र आ रहा है तो आप एक बार वर्कस्पेस को चेंज कर लीजिए, आपका जो वर्कस्पेस है रीसेट हो जाएगा। मॉडलिंग में आ गया, मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग एनोटेशन में वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे जो कमांड्स टूल बार्स हैं वो रीसेट हो चुके हैं हमारे। तो सिंपल सा ऑप्शन है यहाँ पर, आप यहाँ पर वर्कस्पेस चेंज कर लीजिए, आपका सारा जो है वो रीसेट हो जाएगा। और दूसरा स्टेप है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली रिबन टाइप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कमांड्स अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप यहाँ पर रिबन क्लोज या फिर रिबन क्लोज से तो ये ऑफ हो जाता है, और रिबन ओपन यहाँ पर रिबन ओनली टाइप करते हो तो ये वापस आ जाएगा आपका। तो रिबन आपको टाइप करना है कमांड लाइन पे, आपका जो है ये रिबन जो है वो वापस आ जाएगा। तो ये 2 मेथड्स हैं इस टूल बार्स को रीसेट करने के। फर्स्ट तो है आप यहाँ पर वर्कस्पेस को चेंज कर दीजिए, आपके सारे टूल बार रीसेट हो जाएंगे। सेकंड, अगर रिबन आपका नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, कंटेंट जो सारे ऑप्शन यहाँ पर रिबन में ही अवेलेबल होते हैं, तो उसे आप रिबन टाइप करके हाइड या फिर शो भी कर सकते हो। और अगर कमांड लाइन आपका चला जाता है, समझो मैं यहाँ पर कमांड लाइन को ऑफ कर देता हूँ, ये कमांड लाइन गायब हो गया, तो सिंपल आपके पास यहाँ पर रिबन है, रिबन में व्यू ऑप्शन अवेलेबल है। व्यू में जाइए और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे यूसीएस आइकन, व्यू क्यूब, नेविगेशन बार, फाइल टैब, लेआउट, और यहाँ पर कमांड लाइन भी होगा,
हमें देखना पड़ेगा कमांड लाइन कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर है कमांड लाइन ऑफ हो गया, ऑन हो गया, और ये कमांड लाइन ऑफ हो गया। कमांड लाइन ऑन ऑफ, Ctrl+9 इसका शॉर्टकट है। Ctrl+9 प्रेस करके ऑन और ऑफ आप कर सकते हो। Ctrl+9 से ये जो कमांड लाइन है ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और भी यहाँ पर है UCS आइकन, मतलब ये जो XY एक्सिस है इसे ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पर। फिर व्यू क्यूब है, यहाँ पर 2D के लिए यूज़ होता है जो है, ये व्यू क्यूब भी ऑन ऑफ करते हो। नेविगेशन बार, ये जो लिस्ट नज़र आ रही है इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो। फाइल टैब्स, ये जो हमने देखा यहाँ पर जिससे हम एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पर लेते हैं, तो ये अगर आपको ऑफ करना है तो यहाँ पर ऑफ, ऑन करना है तो यहाँ पर ऑन भी कर सकते हो। लेआउट टैब्स, यहाँ पर लेआउट टैब्स, यहाँ पर मॉडल स्पेस, लेआउट 1 एंड लेआउट 2, यहाँ पर अगर ये आपको शो करना है तो यहाँ पर आप लेआउट टैब्स में आके कर सकते हो। तो ये व्यू में सारे ऑप्शंस तो अवेलेबल है। तो रिबन को कैसे ऑन ऑफ करना है वो मैंने बता दिया, और रिबन से हम बाकी की चीज़ें कैसे वापस ला सकते हैं, जैसे कि कमांड लाइन, फाइल टैब, लेआउट टैब, नेविगेशन बार। तो कोई भी चीज़ गायब हो जाती है तो डायरेक्ट आप व्यू से यहाँ पर वापस ला सकते हो। और एक चीज़ होती है इसमें मेनू बार, मैंने क्लोज कर लेता हूँ मेनू बार। तो मेनू बार कैसे शो करना है, देखिए इस एरो पे जाइए और शो मेनू बार यहाँ पर कर लीजिए। एक मेनू बार, ये देखिए ये लो लाइन आपको नजर आई, ये मेनू बार है। ऑटोकैड के सारे ऑप्शंस यहाँ मेनू बार में अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखिए ड्रॉ टूल बार, और ड्रॉ टूल बार के सारे ऑप्शंस, डायमेंशन टूल बार के सारे ऑप्शन, मॉडिफाइड टूल बार के सारे ऑप्शन। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर मेनू बार में अवेलेबल है। जनरली ये हाइड किया हुआ होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कमांड लाइन का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, या फिर ये डिस्प्ले में जो रिबन में हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ से यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हम इस मेनू बार का यूज़ नहीं करते, तो इसलिए ये हाइड किया हुआ होता है। आप चाहो तो यहाँ पर जाके हाइड या फिर यहीं से इसे शो भी कर सकते हो। तो ये हो गया हम कैसे अपने वर्क स्पेस को रीसेट कर सकते हैं, या फिर उन्हें हम कैसे हाइड या शो कर सकते हैं, इसके अलग अलग जो टूल बार्स हैं उन्हें। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं पेज सेटअप के बारे में। मतलब हम अगर इस पेज को देखेंगे तो पेज में जो ड्राइंग हम लोग बनाएंगे उसके लिए हमें क्या क्या सेटिंग करनी है। सबसे पहले जो हम सेटिंग करेंगे यहाँ पर टॉगल कीज की सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको बॉटम में नज़र आ रहा होगा, ये हमारे टॉगल कीज हैं। ये टॉगल कीज ड्राइंग करते वक्त हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बिना इन टॉगल कीज के हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। पहला तो ये ग्रिड है जो कि ऑन है, आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है मतलब कि ये ऑन है, और कुछ आपको यहाँ पर वाइट में ही, ब्लैक में ही ऐसे नज़र आ रहे होंगे वो ऑफ हैं। तो जो जो ब्लू यहाँ पर आपको जो जो नज़र आ रहे हैं वो हमारे टॉगल कीज़ यहाँ पर ऑन है, इन्हें टॉगल कीज़ बोला जाता है। तो फर्स्ट है ग्रिड मतलब ये लाइंस जो डिस्प्ले में नज़र आ रही हैं जिसका कोई भी यूज़ हमें नहीं है, तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हो, इसका यूज़ नहीं है। सेकंड, यहाँ पर 4 चीज़ें जनरली ऑन रखते हैं हम लोग, डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये 4 जो बटन है ये आप यहाँ पर ज़रूर ऑन रखना है। ये एनोटेटिव ऑब्जेक्ट ये वाला ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डिफ़ॉल्ट में ऑन ही होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको ऑन करना ज़रूरी है यहाँ पर। फर्स्ट तो है डायनेमिक इनपुट। ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम जो भी टाइप करते हैं यहाँ पर कमांड, मतलब हम अगर लाइन के लिए एल ड्रॉ करते हैं तो हमारे कर्सर के नीचे टाइप होता है, और उसके नीचे हमें लिस्ट भी नज़र आ रही है कि एल से इतने सारे कमांड्स अवेलेबल है। तो ये इसकी वजह से होता है, इसी से हम ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। या फिर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एल फॉर लाइन में देखिए यहाँ पर हमें कर्सर के बाजू में ही बता रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन, और अभी डिस्प्ले में हमें इसके डायमेंशन भी शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं देखिए आप टाइप कर सकते हो यहीं पर डिस्प्ले में कि हमें 500 mm का ड्रॉ करना है, 500, एंगल भी शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें डिस्प्ले में ही आपको ऑब्जेक्ट में ही शो करेंगी अगर आप डायनेमिक इनपुट को यहाँ पर ऑन रखते हो। अगर ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ऑफ करके दिखाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर लाइन टाइप करता हूँ एल, तो देखिए कमांड लाइन में यहाँ पर टाइप हो रहा है हमारा सारा सब कुछ, यहाँ पर कमांड लाइन में आपका टाइप होगा, और कमांड लाइन में यहाँ पर लिस्ट भी नज़र आएगी। तो दोनों में ही आप काम कर सकते हो, कमांड लाइन या फिर डायनेमिक इनपुट। में जनरली डायनेमिक इनपुट को ऑन रखता हूँ क्योंकि बहुत ही आसान हो जाता है हमारा काम करना यहाँ पर।
कोई भी लाइन अगर मैं डायनेमिक इनपुट को ऑफ करके यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे कि लाइन, तो देखिए डिस्प्ले में कोई भी डायमेंशंस लाइन के हमें नज़र नहीं आ रहे। जो भी आप टाइप करेंगे सब कुछ यहाँ पर आपका यहाँ पर नीचे कमांड लाइन में ही होगा। 500 एंटर, तो देखिए ये हमारा 500 की लाइन आ चुकी है। तो ये डायनेमिक इनपुट का काम होता है कि डिस्प्ले में हमें सब कुछ नज़र आता है यहाँ पर कर्सर के पास। नेक्स्ट है कि ऑर्थो मोड, सबको ही पता होगा, बहुत फेमस ये टॉगल की है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हम किसी भी लाइन को अगर आपको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली ड्रॉ करना है तो ऑर्थो मोड को आपको ऑन रखना है यहाँ पर। तो L फॉर लाइन जैसे कि मैं लेता हूँ और यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए ये लाइन्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रॉ हो रहे हैं, कोई भी एंगल में लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। तो ये डायनेमिक ऑर्थो मोड की वजह से होता है। अगर इसे ऑफ कर देंगे तो हम एंगल में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन बनाने में दिक्कत आएगी। हाँ, हो सकता है कि रेफरेंस मिल जाए हमें वर्टिकल में, देखिए यहाँ पर ग्रीन रेफरेंस मिल जाता है, हॉरिजॉन्टल में भी रेफरेंस मिल जाता है। मगर अगर आपको स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप ऑर्थो मोड को ज़रूर ऑन रखिए। तो ज़्यादातर हम इसे ऑन ही रखते हैं ऑर्थो मोड को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से क्या होता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में जान लीजिए। ऑब्जेक्ट स्नैप में क्या होता है कि हमें जो हम भी ड्राइंग ये ड्रॉ करते हैं इसके अलग अलग पॉइंट्स के बारे में हमें ऑब्जेक्ट स्नैप बताता है। जैसा कि अगर मैं लाइन पे यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमें ग्रीन कलर में इसका एंड पॉइंट दिखा रहा है, लाइन का हमें मिड पॉइंट दिखाएगा, एंड पॉइंट, और हम इजीली यहाँ पर स्नैप करके इन्हें ड्रॉ कर पाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर आपको दिखा सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट दिखाने का काम होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट स्नैप का। और कौन कौन से पॉइंट आपको शो करना है, मतलब यहाँ पर आपको एंड पॉइंट दिखा रहा है तो ये आपको इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि इस एरो में जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑन है। देखिए एंड पॉइंट ऑन है तो ये शो करेगा, मिड पॉइंट ऑन है मतलब ये शो करेगा, सर्कल का सेंटर ऑन है मतलब ये शो करेगा। अगर हम मिड पॉइंट को ऑफ कर देते हैं, लाइन का मिड पॉइंट अब हमें शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए लाइन का मिड पॉइंट हमें शो ही नहीं कर रहा है। फिर से मैं यहाँ पर जाके ऑफ कर देता, ऑन कर देता हूँ, अब हमें वापस से ये मिड पॉइंट शो करेगा। तो ये ऑन करना ज़रूरी है। ये पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स जो हमें ड्राइंग करते वक्त यूज़ होते हैं, तो इन सबको आप ऑन रखिए। ये काम होता है ऑब्जेक्ट स्नैप का। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है, जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया आपको जैसा कि एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इनको ट्रैक करने का काम होता है। देखिए ग्रीन में ये ट्रैक हो रहे हैं, ये ग्रीन में ट्रैक हो रहे हैं। अगर मुझे इसी लाइन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है मैं ड्रॉ कर लूँगा। तो ये होता है ट्रैकिंग का काम, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ट्रैक करने के लिए करना क्या होता है, आप कोई भी कमांड ले लीजिए, समझो सर्कल ले लिया, सी एंटर फॉर सर्कल, इस पॉइंट पे गया और नीचे आ गए हम लोग यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारा जो पॉइंट है वो ट्रैक हो गया। यहाँ से हम सेंटर से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट इस तरह से ये देखिए ट्रैक कर सकते हैं और इसके स्ट्रेट में हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का काम होता है। ये 4 टॉगल कीज ऑन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा टॉगल कीज। अब टॉगल कीज के सेटिंग करने के बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो है हमारे क्रॉस हेयर कर्सर की। तो ये जो क्रॉस हेयर कर्सर हमें नज़र आ रहा है इसमें जनरली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है पिक बॉक्स जो कि हमें बीच में नज़र आ रहा है, और दूसरा होता है ये जो क्रॉस हमें स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं वो होते हैं क्रॉस। तो क्रॉस हेयर कर्सर इसलिए हम इसे बोलते हैं। 2 पार्ट होते हैं। बीच का जो बॉक्स नज़र आता है उसे जनरली हम लोग सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बीच का जो स्क्वायर है वो सिलेक्शन के लिए जनरली यूज़ होता है। तो चलिए इन दोनों का किस तरह से यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी ड्रॉ टूलबार से कोई भी कमांड को अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं अगर सर्कल पर क्लिक करता हूँ और डिस्प्ले पर आता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये क्रॉस हेयर कर्सर का जो है पिक बॉक्स जो है वो गायब हो चुका है, क्योंकि हम कुछ भी ड्रॉ करते वक्त कुछ भी सिलेक्शन नहीं करते हैं। तो इसलिए ये पिक बॉक्स जो है वो गायब हो जाता है। और इससे आप समझ सकते हो कि हमारा अभी ड्रॉ टूलबार से कोई ना कोई कमांड एक्टिवेट है। अगर मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ कमांड से तो यहाँ पर देखिए वापस से हमारा पिक बॉक्स और यहाँ पर क्रॉस हेयर नज़र आने लगा।
इस तरह का अगर आपका सिचुएशन है तो आप समझ जाइए कि आपका कोई भी कमांड एक्टिवेटेड नहीं है। और अगर आप ड्रॉ से कोई भी टूल लेते हो तो यहाँ पर आपका पिक बॉक्स गायब हो जाएगा, आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखिए वापस से हमारा जो कर्सर रिस्टोर हो गया। अगर आप यहाँ पर मॉडिफाइड टूलबार से कोई कमांड लेते हो तो मॉडिफाइड टूलबार से समझो मैं यहाँ पर रोटेट या फिर कॉपी कमांड लेता हूँ, कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड के बाद देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ पिक बॉक्स नजर आएगा, क्रॉस नजर नहीं आएगा। तो अगर आपका सिर्फ पिक बॉक्स नजर आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका मॉडिफाइड टूलबार से कोई ना कोई कमांड एक्टिवेट हुआ है। तो इस तरह से दो ऑप्शन होते हैं। मॉडिफाइड टूलबार से अगर कोई भी हम ऑप्शन लेते हैं तो जनरली हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, तो इसलिए पिक बॉक्स का यहाँ पर यूज होता है। तो जैसे कि मैंने कॉपी लिया तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जिसे हमें कॉपी करना है और उसे हम इजीली कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। तो ड्रॉ टूलबार से कोई भी एक्टिवेटेड होगा कमांड तो क्रॉस दिखाएगा, और अगर आपका मॉडिफाइड टूलबार से कोई भी कमांड एक्टिवेटेड होगा तो आपका यहाँ पर पिक बॉक्स दिखाएगा। इन दोनों की साइज को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। देख सकते हो कि मेरा जो क्रॉस हेयर कर्सर है उसकी साइज बड़ी है, और आपके जो कंप्यूटर में जो क्रॉस हेयर की कर्सर की साइज होगी वो छोटी होगी। डिफॉल्ट में ये जिसकी साइज होती है वो छोटी होती है। उससे क्या होता है कि बिगिनर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सिलेक्शन के लिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि जो भी सिलेक्शन हमें करना है उसके लिए हमें इस पिक बॉक्स को ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाना पड़ता है, और अगर वो पिक बॉक्स छोटा है तो आपको सिलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इस क्रॉस हेयर कर्सर के साइज को आपको इंक्रीज कैसे करते हैं ये पता होना जरूरी है। तो चलिए करते हैं इस पिक बॉक्स और कर्सर की साइज को इंक्रीज। तो राइट क्लिक करना है आपको, माउस से राइट क्लिक और लास्ट में जाना है ऑप्शंस, राइट क्लिक ऑप्शंस, इसका शॉर्टकट है ओपी, ओपी एंटर भी आप कर सकते हो। तो यहां पर मैंने आ गया देखिए, और डायरेक्टली हम यहां पर सिलेक्शन में आ चुके हैं। तो सिलेक्शन में देखिए यहां पर आपको पिक बॉक्स साइज नजर आ रहा होगा, ये है हमारा पिक बॉक्स साइज। तो इसकी साइज जनरली मैं इतनी साइज प्रेफर करता हूं, यहां पर आप देख सकते हो। ज्यादा भी बड़ी नहीं रखना है आपको, आप सिंपली इतनी साइज रख लीजिए, आपके लिए कंफर्टेबल है। जनरली साइज इतनी सी होती है, छोटी होती है, तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो ये आप थोड़ी सी बड़ी कर सकते हो। तो सिलेक्शन में आपको ये पिक बॉक्स की साइज नजर आएगी। ग्रिप्स की भी साइज यहाँ पर है, ग्रिप्स भी होते हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो, जैसे कि इस सर्कल सिलेक्ट किया तो ये जो ग्रिप्स ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं उसकी भी साइज़ आप यहाँ पर राइट क्लिक ऑप्शन में कंट्रोल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ग्रिप की साइज़ जनरली छोटा ही, इतना ही काफ़ी है, ग्रिप की साइज़ ज़्यादा बड़ी होनी भी नहीं चाहिए। तो सिलेक्शन में हमने पिक बॉक्स साइज तो इंक्रीज कर लिया, मगर क्रॉस की साइज आपको डिस्प्ले में जाने के बाद क्रॉस हेयर साइज आपको यहाँ पर देखिए, ये क्रॉस हेयर साइज यहाँ से इंक्रीज होगा। अगर आप छोटा करोगे, देखिए मैं 5-7 कर देता हूँ, ओके, तो ये देखिए क्रॉस की साइज छोटी हो गई, पिक बॉक्स की साइज बड़ी है। क्रॉस की साइज वैसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोटी भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन है कि पिक बॉक्स आपका बड़ा होना चाहिए। तो राइट क्लिक ऑप्शंस, और क्रॉस हेयर को मैं जनरली 15 to 25 के आसपास रखता हूँ, 17 कर देते हैं, और यहाँ पर मैं ओके कर सकता हूँ। यहाँ पर कलर थीम भी है, देखिए डार्क एंड लाइट भी है, दोनों थीम अवेलेबल है यहाँ पर डिस्प्ले में। कलर थीम अगर लाइट करता हूँ तो ये जो ऑप्शंस हैं वो जनरली वाइट में नज़र आएंगे, देखिए वाइट में, मगर जनरली हम लोग ब्लैक में ही प्रीफर करते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस यहाँ पर डार्क कलर में ही, साथ में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कर्सर की सारे यूसेज और सारे सेटिंग्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो बेसिक सेटिंग मैं आपको बताना चाहूँगा वो है यूनिट्स। यूनिट जनरली हमें सेट करना पड़ता है। यूनिट क्या होता है कि हम किस मेजरमेंट में ड्राइंग को ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप जनरली एमएम में अपने ड्राइंग को ड्रॉ करोगे। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो हो सकता है आप एमएम, मीटर या फिर फीट इंच में अपने ड्राइंग को ड्रॉ करने वाले होगे। आर्किटेक्चरल हो तो आप फीट इंचेस या फिर मीटर में ड्रॉ करोगे। तो ये सारे अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं। तो इसकी सेटिंग्स आपको सबसे पहले कर लेनी है यहाँ पर ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले। तो शॉर्टकट है UN एंटर। UN आपको सिंपली टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप मिलीमीटर सेट कर लीजिए या फिर आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी आपको चाहिए। फीट में काम करना है तो यहाँ पर फीट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप
जनरली मैं मिलीमीटर ही सिलेक्ट करता हूँ। प्रिसीजन का मतलब है कि आप कितने पॉइंट्स तक अपने ड्राइंग के वैल्यू को देखना चाहते हो। जनरली हम लोग पॉइंट के बाद 2 या 3 डेसिमल तक ही यूज़ करते हैं, तो 0.000 या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, आपको ज़्यादा एक्यूरेट अगर आपको ड्राइंग देखना है एक्यूरेसी के साथ, तो आप यहाँ पर ज़्यादा प्रिसीजन रख सकते हो। ये दोनों सेटिंग ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ओके करता हूँ मैं यहाँ पर। ये हो गए हमारे यूनिट सेटिंग, जो कि ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले करना ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट जो है वो है लिमिट सेटिंग। तो लिमिट सेटिंग क्यों ज़रूरी है और ये क्या होता है? लिमिट सेटिंग होता है ये जो डिस्प्ले हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो ड्राइंग का एरिया नज़र आ रहा है, इसकी साइज़ होती है। एक्चुअली ये तो साइज़ जो है, ये पेपर की साइज़ जो है बहुत बड़ी होती है, अनलिमिटेड पेपर की साइज़ अवेलेबल है यहाँ पर। मगर हमें इस डिस्प्ले में कितनी नज़र आ रही है, ये जनरली नज़र आनी चाहिए हमारे ड्राइंग के साइज़ के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर हमारी ड्राइंग 1 मीटर की है, तो जनरली ये जो डिस्प्ले है वो 2-3 मीटर तक हमें नज़र आए, ठीक है। अगर आप 1 मीटर की ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो और आपका ये जो ड्राइंग एरिया है वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स है, 1000 मीटर का नज़र आ रहा है, तो आपकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा छोटी नज़र आएगी। अगर 1000 मीटर का ये वर्क है और आपका 1 मीटर का ड्राइंग है, तो आपका इतना सा नज़र आएगा, देख सकते हो यहाँ पर इतनी सी ड्राइंग नज़र आएगी। तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपको ड्राइंग दिखेगा ही नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर और वैल्यूज़ डाल रहे हैं यहाँ पर 10 एंटर, और बोलते हैं कि हमारा ड्राइंग ड्रॉ ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपकी ड्राइंग ड्रॉ हो चुकी है, मगर आपका जो ये व्यू है वो जूम आउट किया हुआ है। आपका देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आ रहा है, यही है आपकी ड्राइंग। आपको इस पॉइंट पे जूम इन करना है, अपने स्क्रॉल को, अपने कर्सर को इस पॉइंट पे लेके जाना है और जूम इन करना है। देखिए यहाँ पर आपकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है और हमें जूम आउट करने की वजह से वो लाइन जो है नज़र ही नहीं आ रही थी। तो ये याद रखना है आपको कि आपको लिमिट यहाँ पर सेट करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। समझो आपकी ड्राइंग यहाँ पर है 1000 mm की, 1000 mm की आपकी यहाँ पर ड्राइंग है, तो हम यहाँ पर जो डिस्प्ले रखेंगे वो 1500 mm या फिर 2000 mm की हम लोग यहाँ पर व्यू रखेंगे। 2000 mm हम लोग यहाँ पर रखने वाले। तो कैसे रखेंगे 2000 mm? तो देखिए ये याद रखिए, ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का ओरिजिन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ओरिजिन होता है, ये इसकी वैल्यू 0 0 होती है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। यहाँ पर जो एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट नजर आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए 0 0 ओरिजिन से 2000 mm, ओरिजिन से 2000 mm का व्यू चाहिए। मतलब इतना समझो, हमें छोटा व्यू चाहिए तो 2000 mm जितना भी होगा, ये 2000 mm का व्यू चाहिए। तो कैसे लिमिट सेट करेंगे हम? तो LIM शॉर्टकट है लिमिट्स के लिए, LIM एंटर। अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कोऑर्डिनेट्स डालने हैं। फर्स्ट तो आपको 0,0 डालना है, पहला फिक्स एंड फाइनल। 0 टैप प्रेस करना है दूसरे कोऑर्डिनेट डालने के लिए 0। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन की वैल्यू डाली कि हमारा पेज जो है यहाँ से शुरू हो रहा है 0,0। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपने पेज की वैल्यू डाल सकते हो। समझो आपकी ड्राइंग अगर 1000 mm की है, मैं यहाँ पर 2000 mm का व्यू सेट करने वाला हूँ। तो 2000 mm टैब 2000 mm। आप हॉरिजॉन्टली ज़्यादा भी रख सकते हो, जैसे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा भी रख सकते हो क्योंकि डिस्प्ले हमारा एक्स एक्सिस में बड़ा होता है। देखिए डिस्प्ले जो है एक्स एक्सिस में बड़ा है, वाई एक्सिस में छोटा है। तो अगर आप यहाँ पर 4000/2000 रखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 2000/2000 रख देता हूँ और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। अब 2000/2000 हमने सेट कर लिया है। मैं यहाँ पर 1000 mm की लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ। 1000 एंटर। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी लाइन जो है छोटी नजर आ रही है, छोटी नजर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टेप नहीं किया। यहाँ पर Z एंटर A एंटर, जूम ऑल का शॉर्टकट है Z एंटर, या फिर आप अपने माउस के मिडल माउस को डबल बार प्रेस कर सकते हो। माउस के मिडल माउस को आपको डबल बार प्रेस करना है, जूम ऑल हो जाएगा, या फिर Z एंटर A एंटर करना है आपको। Z एंटर A एंटर, ये शॉर्टकट है जूम ऑल का। अब जो व्यू हमें नजर आ रहा है वो 2000/2000 का नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 1000 mm की। अब 1000 एंटर। अब देखिए 1000 की mm हमें अच्छे से नज़र आ रही है क्योंकि ये व्यू जो है हमारा 2000 mm का है। तो
इसलिए ये लिमिट सेट करना ज़रूरी है। आप अगर जूम आउट करके रखोगे और 1000 mm की यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे, 1000, आपकी लाइन बहुत ही ज़्यादा छोटी नज़र आएगी। आपको लगेगा कि हमारी ड्राइंग ही यहाँ ड्रॉ नहीं हुई है, मगर आपकी ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है, देख सकते हो। आप जूम कीजिए या फिर लिमिट को अच्छे से सेट कीजिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिमिट सेट कर लिया है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ सेटिंग, वो है सिलेक्शन मेथड। कि सिलेक्शन मेथड कौन कौन से अवेलेबल है ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के बाद, कौन कौन से सिलेक्शन मेथड हैं हमारे पास। तो मैं कोई भी छोटा सा ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये कुछ लाइन और सर्कल्स हमारे ड्रॉ हो गए। तो दो जनरली यहाँ पर सिलेक्शन मेथड हमें मिलते हैं कर्सर के साथ। यहाँ पर राइट में क्लिक कीजिए और लेफ्ट में आप सिलेक्शन कर सकते हो इस तरह से, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट ग्रीन आ रहा है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर ब्लू आ रहा है। दोनों में डिफरेंस है सिलेक्शन में, राइट टू लेफ्ट अलग है और लेफ्ट टू राइट यहाँ पर अलग सिलेक्शन है। क्या होता है राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट जनरली हम बोलते हैं क्रॉस सिलेक्शन, इसे हम लोग क्रॉस सिलेक्शन बोलते हैं। इससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर क्रॉस करते हो यानी कि टच भी करते हो तो वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं अगर इस लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं सिर्फ इस राइट टू लेफ्ट इस तरह से क्रॉस कर दूंगा, मतलब टच कर दूंगा इसके ऊपर। या फिर इस दोनों सर्कल को सिलेक्ट करना है, इन दोनों को टच कर दूंगा, तो जिसे भी ये ग्रीन विंडो टच करेगा वो चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। मगर ऐसा लेफ्ट टू राइट में नहीं होता। लेफ्ट टू राइट में देखिए सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, जो भी चीज़ें पूरी तरह से आप कवर करोगे इस बॉक्स के अंदर वही चीज़ें सिलेक्ट होंगी। जैसा कि हमें ये दोनों छोटे छोटे सर्कल को सिलेक्ट करना है, तो मैं इन दोनों को इस तरह से पूरी तरह से कवर करूंगा तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। पूरी तरह से कवर होंगे वही सिलेक्ट होंगे। लेफ्ट टू राइट ये होता है विंडो सिलेक्शन। तो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में पूरी तरह से कवर करना है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और राइट टू लेफ्ट में आपको बस टच करना है, इस तरह से टच करना है। तो इस तरह से। और एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि इस ड्राइंग में बहुत सारे सर्कल्स हैं, बहुत सारे लाइंस हैं। मुझे अगर सारे सर्कल सिलेक्ट करने हैं तो मैं इस तरह से क्लिक कर सकता हूँ, सब पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर एक सर्कल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, यहाँ पर सिलेक्ट सिमिलर सर्कल सिलेक्ट हो गए। इसी तरह एक लाइन को सिलेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर, मतलब सिमिलर लाइन सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर सिमिलर चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है अपने ड्राइंग में तो आप सिलेक्ट सिमिलर का यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं सिलेक्शन मेथड्स। अब नेक्स्ट जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट की सेटिंग। तो टेक्स्ट जैसे कि हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट लेता हूँ और इस तरह से हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम लोग कुछ भी अपना टाइप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम टाइप कर दिया। अब मैंने ये लिखने के बाद अगर साइड में मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, देखिए ये छोटा हो गया क्योंकि इसकी साइज़ हमने अभी तक सेट नहीं की है। अगर मुझे साइज़ चाहिए इस रेक्टेंगल में फिट होनी चाहिए, हमें हमारी ये जो टेक्स्ट है ये इस रेक्टेंगल में फिट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा। तो इसकी साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड है, इस पर डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पर जब आप टाइप करोगे तभी आप इस पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको साइज़ नज़र आएगी 2.5, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर 50 टाइप कर सकते हो, ज़्यादा हो गया 20 टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जितना लगे 20, 15 डायरेक्टली यहीं पर सेट कर सकते हो। मगर क्या होगा, आप फिर से अगर यहाँ पर टेक्स्ट लोगे, फिर से मैं यहाँ पर कुछ अगर टाइप करता हूँ और साइड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फिर से छोटा आएगा। मतलब आपको बार बार इसमें आपको साइज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर साइज़ को सेट करना पड़ेगा बार बार यहाँ पर आपको। मगर अगर आपको एक ही बार में ये सेटिंग कर लेनी है तो क्या करना है आपको, तो एक ही बार अगर आपको सेटिंग करना है तो आप चले जाइए एनोटेट में। यहाँ पर एनोटेट में यहाँ पर आपको टेक्स्ट का एक टूल बार मिलेगा, यहाँ पर आपको छोटा सा एरो मिलेगा, इस पर चले जाइए, इस एरो पर। या फिर अगर आपके पास मेनू बार है, मेनू बार में आपको यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में आपको मिलेगा टेक्स्ट स्टाइल,
टेक्स्ट स्टाइल में जाइए और यहाँ पर टेक्स्ट के सेटिंग कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली एनोटेट में भी एरो है, इस एरो पे क्लिक कीजिए, आपका सेम टेक्स्ट स्टाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप परमानेंट सेटिंग कर सकते हो अपने इस फाइल के लिए। परमानेंट सेटिंग, एक बार सेटिंग करोगे सारे टेक्स्ट उसी साइज के आपके आएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या सेटिंग है, एरियल, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो, अलग अलग फ़ॉन्ट अवेलेबल है यहाँ पर, फिलहाल एरियल सेट है। फ़ॉन्ट स्टाइल रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक यहाँ से सेट कर सकते हो। हाइट उनकी जो होती है वो यहाँ पर है, देखिए साइज़ हाइट फिलहाल 0 है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, समझो यहाँ पर 10 कर देते हैं, तो 10 ओके अप्लाई कर देता हूँ मैं, अप्लाई क्लोज। अब देखते हैं हमारी जो टेक्स्ट है वो कितने साइज़ की यहाँ पर बनती है। टेक्स्ट लेता हूँ, रेक्टेंगल बनाता हूँ, लिख के साइड में क्लिक, मतलब 10 की ये साइज़ है। अब मुझे और बड़ी चाहिए, 10 से भी ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर एनोटेट में फाइनल सेटिंग करूँगा। 10 नहीं, मुझे है ना 20 चाहिए यहाँ पर, तो 20 चाहिए मुझे। कोई और यहाँ पर फ़ॉन्ट चाहिए, तो कोई भी मैं फ़ॉन्ट दूसरा ले लेता हूँ, ओके अप्लाई क्लोज। अब देखिए मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज किया तो सारे फ़ॉन्ट चेंज हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर मल्टीलाइन टेक्स्ट लेके एक और टेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए इसकी साइज़ बड़ी हो गई और हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है यहाँ पर। तो इस फाइल के लिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप करोगे सेम साइज़ की आपकी यहाँ पर आएगी। तो ये सेटिंग भी आप स्टार्ट में ही कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर टेक्स्ट के सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको डायमेंशन के सेटिंग बताना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप डायमेंशन की सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन टूल बार है, हम लोग यहाँ पर लीनियर लेके यहाँ पर डायमेंशन डालते हैं, यहाँ से तो यहाँ तक ये हमारा डायमेंशन आ गया। अब इसमें आपको देखिए टेक्स्ट तो हमारा बड़ा आ रहा है मगर यहाँ पर एरोस की साइज़ छोटी है, तो ये सारे सेटिंग्स आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो छोटा आ रहा होगा, तो इसके लिए सेटिंग कहाँ होते हैं, तो डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, डी एंटर शॉर्टकट है उसके लिए, या फिर आप फॉर्मेट में जा सकते हो, यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो डायमेंशन स्टाइल में चले जाइए, मॉडिफाई कीजिए। यहाँ पर मॉडिफाई करने के बाद टेक्स्ट की साइज़ को आपको अगर कम ज़्यादा करना है तो टेक्स्ट में आ जाइए, टेक्स्ट की हाइट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, मगर हमने पहले ही टेक्स्ट की सेटिंग कर रखे हैं यहाँ पर, तो हमने टेक्स्ट की सेटिंग कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 20 यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको टेक्स्ट के अगेन सेटिंग करना है तो आप टेक्स्ट में जाके सेटिंग कर सकते हो। एरो की सेटिंग, यहाँ पर एरो की सेटिंग है, तो एरो देखिए, एरो का टाइप किस तरह से आपको आर्किटेक्चरल चाहिए, क्लोज फिल चाहिए, या फिर एरो का साइज़ आपको बड़ा चाहिए, तो एरो के साइज़ में यहाँ पर 2.5 है, तो यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, 10 करके ओके क्लोज। तो देखिए एरोज़ भी बड़े हो गए। तो ये दोनों सेटिंग हमने कर लिए। टेक्स्ट को छोटा करना है तो मैं यहाँ पर जनरली फॉर्मेट टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर हमारी 20 की साइज़ है टेक्स्ट की, तो मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, इसे 10 कर देते हैं, अप्लाई क्लोज। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो टेक्स्ट है उसके जो टेक्स्ट की हाइट है वो भी यहाँ पर कम हो चुकी है। यहाँ पर आप डालोगे तो टेक्स्ट की हाइट भी यहाँ पर कम हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट की जगह कॉमा आ जाता है, पॉइंट की जगह कॉमा आ रहा है, देखिए 289.86 है, यहाँ पर 0.86 है, मगर यहाँ पॉइंट की जगह कॉमा आ रहा है। इसके भी सेटिंग डायमेंशन स्टाइल, फॉर्मेट, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर आप प्राइमरी यूनिट में जाइए और डेसिमल सेपरेटर पीरियड कर दीजिए यहाँ पर, मतलब पॉइंट, ओके क्लोज। यहाँ पर आपका पॉइंट नज़र आने लगेगा। तो ये सेटिंग भी आपको मालूम होना ज़रूरी है, 289.86। तो ये सेटिंग हमने कर लिए हैं, डायमेंशन के सेटिंग, टेक्स्ट के सेटिंग मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट सेटिंग है सेव के लिए। सेव के लिए देखिए, जैसे कि हम शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल+S से सेव कर सकते हो, या फिर इस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पर सेव कर सकते हो आप। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल नेम एंड फाइल टाइप का ऑप्शन आएगा। तो फाइल नेम आप अपने हिसाब से जो भी डालना है डाल दीजिए, मगर फाइल टाइप में क्या कीजिए, आपको अगर इसे किसी भी वर्जन में ओपन करना है, जैसे कि हम ऑटोकैड फाइल को किसी को सेंड करना चाहते हैं, उसके पास ऑटोकैड का 2020 2022 वर्जन अगर नहीं हुआ, ओल्ड वर्जन रहा, जैसे कि 2007 2010, तो वो इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। याद रखिए, किसी भी फ्यूचर के फाइल को, लेटेस्ट वर्जन के फाइल को ओल्ड
ऑटोकैड में ओपन नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पर उसे ओल्ड वर्जन में सेव नहीं करते। अगर हमें ओल्ड वर्जन में ओपन करना है तो आप यहाँ पर 2004 सिलेक्ट कर लीजिए, 2007 सिलेक्ट कर लीजिए। तो क्या होगा कि 2007 के आगे के जितने भी ऑटोकैड के वर्जन्स हैं उन सब में ये फाइल ओपन होगी। या फिर 2013 कर लीजिए, 2013 के बाद सभी वर्जन में ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप 2018 सिलेक्ट करते हो तो 2018 के पहले के जितने भी वर्जन्स होंगे ऑटोकैड के उन सॉफ्टवेयर्स में ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसलिए आप याद रखिए कि इन्हें आपको अगर ओल्ड वर्जन में ओपन करना है इस फाइल को तो आप ओल्ड वर्जन यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और फिर आप यहाँ पर अपने फाइल को सेव कर सकते हो। तो ये सारे सेटिंग्स थे जो कि एक बिगिनर स्टूडेंट्स को जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये सभी सेटिंग्स जो मैंने आपको बताएं, ये सभी सेटिंग्स ड्राइंग बनाने से पहले अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी होगी किसी भी ड्राइंग को बनाने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।